नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। यूपी में भले ही मॉनसून दस्तक दे रहा हो, लेकिन यहां की सियासी हवा आने वाले 72 घंटों तक गर्म रहने वाली है, क्योंकि यहां आने वाले 3 दिनों में राष्ट्रीय नेतृत्व का जमघट लगने वाला है। और ये जमघट यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत कुछ कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 15 जुलाई को काशी आ रहे हैं। यहां वो 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात काशी के नागरिकों को देने वाले हैं। उनके नई कहानी लिखने वाले हैं भाग्य की। लेकिन जानकारों की माने तो इसी दिन से यूपी में चुनावी बिगुल की शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी का काशी दौरा। सीएम योगी का बनारस में डेरा। $1500 करोड़ की योजनाओं से बदलेगा काशी का भाग्य। 8 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र आने वाले हैं, जहां वो 1582 करोड़ की करीब दर्जन भर योजनाओं से बनारस के नए भाग्य की नई कहानी लिखेंगे। लेकिन पीएम मोदी का ये दौरा काशी को मिलने वाली योजनाओं से इतर यूपी में भाजपा की चुनावी तैयारियों का ट्रेलर भी है, क्योंकि पीएम मोदी 15 जुलाई को वाराणसी आएंगे। लेकिन उससे पहले सीएम योगी ने जिस तरीके से वाराणसी में एक एक चीज का जायजा लिया, उससे साफ नजर आता है कि बनारस में कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। प्रधानमंत्री 15 जुलाई को काशी आने वाले हैं और प्रधानमंत्री काशी में 5 घंटे का समय गुजारेंगे। इस दौरान अगर बात करें तो आईआईटी मैदान से संबोधन का कार्यक्रम है। योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री, और इसके साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की भी सौगात काशी की जनता को प्रधानमंत्री देंगे। और जिस वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, उस वक्त जापान डेलीगेसी से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनज़र पूरे वाराणसी शहर को सजाया जा रहा है, हर ओर रंग रोगन किया जा रहा है। जो दीवारें हैं उनको संजोया जा रहा है। आप देखिए, ये रंग रोगन की तस्वीर है। पूरे शहर में ये रंग रोगन आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही शहर की बैरिकेडिंग की जा रही है। तो एमसीएच विंग का तोहफा पूरे काशी को 1550 करोड़ की योजनाओं की सौगात और प्रधानमंत्री का आना अपने आप में खास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड पर उतरा, जहां पर पीएम मोदी की जनसभा होनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पीएम मोदी यूपी चुनाव का पूरा खाका खींच सकते हैं और तैयारियों में कोई कमी ना हो, इसे लेकर सीएम योगी जांच परख रहे हैं। सीएम योगी ने जहां तमाम तैयारियों का जायजा लिया, वहीं विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हालांकि पीएम मोदी के प्रोटोकॉल में विश्वनाथ मंदिर जाने का कार्यक्रम फिलहाल नहीं है, लेकिन आखिरी वक्त में अगर कोई बदलाव हो तो इसको लेकर भी सीएम योगी अपना काम पूरा कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 15 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे बीएचयू आईआईटी के टेक्नो ग्राउंड में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12:20 पर रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र सिगरा वाराणसी में जापान के सहयोग से बने सेंटर का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2 बजे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग बीएचयू का निरीक्षण और अधिकारियों के साथ साथ चिकित्सा पेशेवरों के साथ कोविड तैयारियों पर कोरोना योद्धाओं से बातचीत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री 15 जुलाई को वाराणसी आ रहे हैं और वाराणसी आने के बाद जब प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे तो यहीं इसी हॉल में आप देखिए, इसी हॉल में 500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से
संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और जिस दौरान रुद्राक्ष की सौगात काशी की जनता को दे रहे होंगे, जापान डेलीगेसी से जुड़े हुए लोग भी इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मौजूद होंगे। तो सीएम ने रुद्राक्ष की तैयारियों का जायजा ले लिया है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अब इंतजार है प्रधानमंत्री का। दरअसल काशी में 736 करोड़ 38 लाख की 79 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 186 करोड़ की लागत से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है। 62 करोड़ 89 लाख की लागत से 50 बेड का महिला चिकित्सालय का अनावासीय भवन बना है। 29 करोड़ 63 लाख की लागत से बीएचयू में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी बना है। करीब 62 करोड़ रुपए की लागत से 33.91 किलोमीटर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण हुआ है। 50 करोड़ की लागत से 3 लेन का वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर आशापुर ओवरब्रिज बना है। 20 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से राजघाट से 80 तक क्रूज के संचालन का काम हुआ है। 19 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से गोदौलिया चौक पर मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग का निर्माण हुआ है। 14 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से मछोदरी स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का विकास हुआ है। इसके अलावा 11 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से 80 घाट और राजघाट पर दबाव कम करने के लिए ड्रेजिंग की गई है और 45 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 100 बेड का MCH विंग तैयार हुआ है। इसके अलावा 60 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से 80 टीचर्स के लिए रेजिडेंशियल फ्लैट बने हैं। वहीं बीएचयू में 17 करोड़ रुपए की लागत से IUCTE भवन बनाया गया है। इसके अलावा भी पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को कई और सौगात दे सकते हैं। वहीं इससे पहले पीएम मोदी पिछले साल देव दिवाली के मौके पर भी काशी पहुंचे थे, लेकिन इस बार उनका दौरा बहुत खास है क्योंकि यूपी में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर माहौल एकदम टाइट। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो जहां प्रधानमंत्री मोदी 15 जुलाई को काशी में सियासी हलचल बढ़ाएंगे, वहीं एक दिन बाद 16 जुलाई को प्रियंका गांधी वाड्रा राजधानी लखनऊ में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगी। लेकिन इस रणनीति से पहले कांग्रेस के सामने सवाल उस चेहरे का है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि पोस्टर में भले ही प्रियंका गांधी का नाम हो, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि यूपी में वो कौन सा चेहरा होगा जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक यही मुश्किल कांग्रेस के सामने उत्तराखंड में भी है और यही वजह है कि हमने लिख दिया है, चेहरा हमारा, चुनाव तुम्हारा। प्रियंका की हुंकार, 2022 की ललकार। तैंतीस साल का वनवास, कांग्रेस को प्रियंका से आस। सज गया कांग्रेस का दरबार, 16 जुलाई को होगा चुनावी शंखनाद। यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, 3 दशक से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस के लिए वो उम्मीद है जो उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा में नजर आती है। एक होल्डिंग है जो बड़ा चर्चा में बना है, बाहर उगता हुआ सूरज है, एक तरफ प्रियंका जी, एक तरफ आपका पंजाब राहुल जी दिख रहे हैं और बोर्ड पर सोनिया जी दिख रही है। मैं समझता हूँ उगता हुआ सूरज इस बात का निशानी है कि बदलाव की आदि है जिसका नाम प्रियंका, यानी प्रियंका गांधी जी ही चेहरा होंगी उत्तर प्रदेश के लिए। फिलहाल राहुल गांधी जी का वहाँ पर पहले दिखता था होल्डिंग पर चेहरा साथ में, लेकिन अब नहीं दिखता। नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी, और उत्तर प्रदेश की प्रभारी होने के नाते उन्हीं के देखरेख में यह चुनाव है। यूपी में हाथ को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब प्रियंका गांधी के कंधों पर है। मतलब न सिर्फ पोस्टर बदल गया है, बल्कि ये भी तय हो गया कि यूपी में कांग्रेस के लिए अब प्रियंका से बड़ा न कोई नेता है न कोई चेहरा। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगी। उनके आने से पहले लखनऊ कार्यालय को
दुल्हन की तरह सजाया गया है। आपको बता दें कि करीब 1.5 साल के बाद प्रियंका गांधी का लखनऊ आना हो रहा। प्रियंका गांधी का ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में प्रियंका अपने इस दौरे से कांग्रेस के ग्रास रूट को मजबूत करेंगे, लेकिन सवाल उस फूट का है जो इस वक्त कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि प्रियंका सब ठीक कर देंगी। जो चुनाव है उसकी तैयारी के विषय में समीक्षा करेंगे। लखनऊ में उनका प्रवास कब तक रहेगा? देखिए, वो यहीं पर है, उत्तर प्रदेश में है। आप उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में कब तक रुकेंगे? देखिए, लखनऊ में 16 तारीख से वो आ रही हैं और वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। यानी माना जाए अभी लंबा प्रवास रहेगा। निरंतर रहेंगी। उत्तर प्रदेश की आवाज है, उत्तर प्रदेश की भावना है, उत्तर प्रदेश का विश्वास है, उत्तर प्रदेश की बदलाव की आंधी है जिनका नाम प्रियंका गांधी है। जानकारों की माने तो जब से प्रियंका ने यूपी की कमान अपने हाथों में ली, कांग्रेस ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पहले अमेठी गंवाई, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में रायबरेली भी हारी। मतलब कांग्रेस साल दर साल कमजोर ही होती गई। और कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी हुआ, जहां 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन पार्टी किस चेहरे पर दांव लगाएगी ये अभी तक तय नहीं हो पाया। जबकि राहुल गांधी एक कर सभी नेताओं से बात भी कर चुके हैं। कि आज राहुल जी के साथ बैठ करके, क्योंकि कल पूरे साथियों से बात नहीं हो पाई थी, कुछ साथी रह गए थे, तो सारे साथियों से बात करने के बाद मैं समझता हूँ कि शीघ्र जो है जो अनिर्णय की स्थिति है उसमें निर्णय लिया जाएगा। जब कहीं पर कोई परिवर्तन करना होता है तो स्वाभाविक बात है उन तमाम चीज़ों पर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व विचार विमर्श करता है, और विचार विमर्श करने के बाद ही तो कोई रिजल्ट निकल पाता है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस बिना चेहरे के यूपी और उत्तराखंड की जंग फतेह करने का ख्वाब देख रही? क्योंकि सच ये है कि यूपी में जहां योगी और अखिलेश के बीच टक्कर है, वहीं उत्तराखंड में फ्री बिजली का वादा कर आम आदमी पार्टी सीन में आने की तैयारी कर रही, और इन सब के बीच कांग्रेस पीछे खिसकती नजर आती है। अगर कांग्रेस को सच में कुछ बड़ा करना है तो बहुत जल्द एक ऐसा चेहरा सूबे में खड़ा करना होगा जिसके नाम पर कार्यकर्ताओं में एक राय हो, क्योंकि अभी ऐसा नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और देहरादून से पंकज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात जनसंख्या की, मतलब यूपी सरकार की उस जनसंख्या नीति की जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। क्योंकि योगी सरकार जहां प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रण कर सूबे के भाग्य की दिशा बदलने की बात कह रही है, वहीं विपक्ष इसे सरकार का सियासी दांव बता रहा है और इसकी टाइमिंग पर सवाल भी खड़े कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के चुनावी सेंटर में इस वक्त जनसंख्या की तेज रफ्तार पर लगाम का मुद्दा अचानक सबसे आगे निकल गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। यूपी की भाजपा सरकार ने अभी नई जनसंख्या नीति के कानून का सिर्फ ड्राफ्ट भर पेश किया है, लेकिन वोट बैंक का गुणा भाग कुछ ऐसा है कि विरोधी दलों ने नतीजे का पूरा हिसाब लगा लिया है। तभी तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट की झड़ी लगा दी। मायावती ने लिखा, यूपी भाजपा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाया जा रहा नया बिल इसके गुण दोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिंता के प्रति गंभीरता व इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति व नियत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम व चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी भाजपा सरकार थोड़ी भी गंभीर होती तो ये काम सरकार को तभी शुरू कर देना चाहिए था जब इनकी सरकार बनी थी, और फिर इस बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करती, तो अब यहाँ विधानसभा चुनाव के समय तक इसके नतीजे भी मिल सकते थे। पहले सरकार की नीति और नीयत दोनों पर बसपा सुप्रीमो ने शक जाहिर किया
और फिर नए कानून के ड्राफ्ट को नाकामी को ढकने की कोशिश बता डाला। मायावती ने लिखा, यूपी व देश की जनसंख्या को जागरूक, शिक्षित व रोजगार युक्त बनाकर उसे देश की शक्ति व सम्मान में बदलने में विफलता के कारण भाजपा अब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही जोर जबरदस्ती व अधिकतर परिवारों को दंडित करके जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहती है, जो जनता की नजर में घोर अनुचित है। बसपा ने नई जनसंख्या नीति वाले ड्राफ्ट को गलत बता डाला तो ये बात भाजपा को बुरी तरह चुभ गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जातीय आधार पर, मजहबी आधार पर, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर इस जनसंख्या नीति का विरोध कर रहे हैं। इस जनसंख्या नीति को पहले पढ़िए, समझिए, और जनसंख्या नीति के किसी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो प्रावधान पर आपत्ति करिए, लेकिन जनसंख्या नीति की टाइमिंग को लेकर के उसको एक मजहब विशेष के खिलाफ बता करके लोगों को बरगलाने का प्रयास बंद करना चाहिए। उधर सपा की कोशिश है कि जनसंख्या नीति के मुद्दे पर आर पार की सियासी लड़ाई में वो बसपा से आगे रहे, इसलिए हमला लगातार तेज हो रहा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस बारे में बताए कि कौन सा ऐसा डाटा है जो इस बात को बताता है कि हिंदुस्तान की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो इस तरीके के कहीं कोई डाटा नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो इसको आप पूरे देश में लागू करो। सियासत की बिसात पर हर चाल विरोधियों की चाल पर निर्भर करती है, तभी तो अचानक हाशिए पर पड़ा ये मुद्दा यूपी की सियासत में नए उफान का सबब बन गया है। अब देखना है कि इस पर शह और मात का खेल कैसे घमासान तक पहुंचाता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ में आतंकियों के पकड़े जाने के बाद रोज नई बातें सामने आ रही हैं। 3 एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, बहुत सारे कनेक्शन सामने आ रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आतंकियों के निशाने पर राजधानी, अलग अलग शहरों में मिली आतंकी निशानी, आतंकियों के आका का देवबंद कनेक्शन, दारुल उलूम से क्या है अलमंडी का रिलेशन, एटीएस को मिले साजिश के तार, कानपुर में हुई साजिश 1000। राजधानी लखनऊ में आतंकी साजिश भले ही फेल हो गई हो, लेकिन गिरफ्तार आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन के खौफनाक मंसूबे अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। एटीएस सूत्रों की माने तो लखनऊ में पकड़े गए आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकियों ने कानपुर के कई चक्कर लगाए थे। उनके पास से जो पिस्टल बरामद हुई है वो कानपुर के चमनगंज इलाके से खरीदी गई थी। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के कानपुर कनेक्शन की अगर परतें खोली जा रही हैं तो यूपी एटीएस को तमाम बातें निकल करके सामने मिल रही हैं। तमाम पूछताछ की जा रही है। अब तक कानपुर से 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और यूपी एटीएस की टीमें जो पूछताछ में पा रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। एक बिल्डर के बाद अब यूपी एटीएस उस प्रोफेसर की तलाश में है जो इन आतंकियों के संपर्क में था। स्लीपर मॉड्यूल यहाँ पर एक्टिव था और 2 आतंकी जो लखनऊ से पकड़े गए थे वो लगातार कानपुर का दौरा कर रहे थे। इसी के बीच यूपी एटीएस की जद में ये लोग आ गए और यूपी एटीएस ने मसरुद्दीन और मिनहाज को जब पकड़ा तो तमाम खुलासे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होंगे। इस खुलासे के बाद कानपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। यूपी एटीएस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस इन्वेस्टिगेशन में कानपुर का भी कनेक्शन है। कानपुर जैसा हम जानते हैं पूर्व में भी कई बार आतंकवादी निशाने पे रहा है या यहाँ से आतंकवादी ग्रुप बने हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस पृष्ठभूमि में हम लोग बहुत विशेष सतर्कता बरत रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि अभी आने वाले समय में कई सारे त्यौहार हैं और जो ग्रुप अभी पकड़ा गया है उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन और डिटेल्ड कार्रवाई एटीएस कर रही है, किंतु कानपुर नगर पुलिस की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक स्थान, होटल आदि इन सब की नियमित रूप से चेकिंग करें। उधर एटीएस की छापेमारी लगातार जारी है, जिसमें एक और दहशतगर्द उमर अलमंडी का नाम सामने आया है, जिसकी लोकेशन इन दिनों पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, जहां से वो लगातार यूपी में जिहादियों की भर्ती कर रहा है। पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए दोनों आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन
उसी के संपर्क में थे। लेकिन अब हम आपको वो गांव दिखाने वाले हैं जहां उमर अलमंडी रहा करता था। आज भी उसके परिवार के लोग वहां मौजूद हैं। उमर अलमंडी के भाई से एबीपी गंगा ने जब बात की तो आतंकी उमर अलमंडी के भाई ने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। भाई हमारा जो है 98 से संभल से गायब है और उसके बाद से उसने न हमसे कोई संपर्क करा न हमने उससे कोई संपर्क करा। और हमें भी एजेंसियों के थ्रू ही पता चला कि आपका भाई गलत गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में है। पूछताछ में पता चला कि उमर अलमंडी ने दारुल उलूम से तालीम ली थी। अब जांच एजेंसियां दारुल उलूम का पूरा कनेक्शन खंगालने में जुट गई हैं। जांच एजेंसियों ने उमर अलमंडी के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि उमर अलमंडी उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है। और जब उसके भाइयों से एबीपी गंगा की टीम ने बात की तो पता चला कि वो कुछ वर्ष पहले दारुल उलूम देवबंद में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था और वहीं से उमर अलमंडी का देवबंद कनेक्शन सामने आया। और यही वजह है कि अब एनआईए समेत जो भी जांच एजेंसियां हैं उनकी रडार पर देवबंद है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उमर अलमंडी का देवबंद से क्या कनेक्शन है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल खड़ा हो गया है कि आतंकियों के निशाने पर लखनऊ क्यों है? क्यों राजधानी लखनऊ पर आतंकी साया मंडरा रहा है? क्योंकि लखनऊ पिछले 15 साल से आतंकियों के निशाने पर है, जहां आतंकी अलग अलग जगह पनाह लेते रहे हैं। अमन और प्यार का पैगाम देने वाली नवाबों की नगरी लखनऊ में आतंक का काला साया गहराता जा रहा है। 1.5 दशक के दौरान लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, ISIS और ISI से जुड़े आतंकियों ने यहां पर अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल यहां सक्रिय रहते हैं। लखनऊ में ही रहकर आतंकी प्रदेश के तमाम शहरों से लेकर देश के विभिन्न स्थानों पे अपना नेटवर्क चला रहे हैं। हालांकि ATS और STF जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने कई आतंकियों को गिरफ्तार करके उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेरा है। मई 2005 में STF ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। वहीं 2005 में लश्कर-ए-तैयबा के सादात और इरफान की गिरफ्तारी हुई। दिसंबर 2006 में कैसरबाग से ISI एजेंट अब्दुल शकूर और अनिल को गिरफ्तार किया गया। जून 2007 में हुजी का एरिया कमांडर बाबू और नौशाद लखनऊ से अरेस्ट हुए। जुलाई 2007 में आतंकी नूर की निशानदेही पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र से RDX बरामद हुई। नवंबर 2007 में STF ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। नवंबर 2009 में पुरानी लखनऊ से पाकिस्तानी जासूस आमिर को अरेस्ट किया गया और इस बार भी मकसद लखनऊ में दहशत फैलाना था। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह खुफिया एजेंसी शिकंजा कसा और 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। अब ATS इन आतंकियों के उन साथियों की तलाश कर रही है जो स्लीपर सेल बनकर यूपी के अलग अलग शहरों में छिपे हुए हैं और अपने आकाओं के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, कानपुर से रतीश त्रिवेदी और देवबंद से बलराम पांडे के साथ ABP गंगा, ब्यूरो रिपोर्ट।